ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर साहब, और ये ऐसे मौके पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं जब सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन आज भी अलग अलग इंडस्ट्री की तरफ से सरकार से मांगे आ रही हैं। अब सरकार के आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज़ में। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि 20 लाख करोड़ के बाद भी अलग अलग इंडस्ट्री की तरफ से जो मांगे आ रही हैं, क्या मांगा जाए उस मांग पे फिर से विचार कर रहे हैं आप कि नहीं, अब जो आपने अनाउंस कर दिया वो फुल स्टॉप है? देखिए, जिस तरह मार्च महीने से पहले बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि उनको और पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत सारों ने एक्सपेंशन मोड में अपना सोचा होगा, लेकिन जो परिस्थितियां देश और दुनिया के सामने बनी उससे सबका कामकाज करने का तरीका बदला, उनकी अपनी मांग अलग अलग बदली, कईयों की मांग कम हुई, कईयों की ज़्यादा हुई। तो हमने पहला जो चरण में गरीब कल्याण पैकेज लेकर आए थे तो लोगों को लगा केवल यहीं तक, लेकिन उसके बाद हमने 20,97,000 करोड़ का जो पैकेज लाए, इससे हमने प्रयास किया है आत्मनिर्भर भारत बनाने का। इसमें काफ़ी लोगों की मदद हुई होगी, कुछ रह भी गए होंगे, और निश्चित तौर पर मांग लगातार जारी रहेगी और हम लोग बहुत ध्यानपूर्वक इन सब की बातों को सुन भी रहे हैं। जो नए सुझाव आ रहे हैं उनको ध्यान में भी रख रहे हैं, इन पर विचार भी किया जाएगा, और ये नहीं कहा जा सकता कि जो अब तक किया बस इतना ही करना है। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो हमने अनाउंस किया वो फुल स्टॉप नहीं है, जो मांग आ रही है उस पर विचार कर रहे हैं, आगे भी हम इस बात की घोषणा कर सकते हैं ज़रूरत पड़ी तो। लेकिन अब हर कोई सवाल ये उठा रहा है कि क्या सरकार के पास वित्तीय हालात इतने मजबूत हैं कि नई मांगों को सरकार स्वीकार करे और फिर से नए सिरे से खर्च करे, क्योंकि टैक्स कलेक्शन आपका गिर रहा है और जो आपने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की उसके तहत भी आपको अतिरिक्त पैसे जुटाने होंगे। तो क्या वित्तीय हालात आपको इजाज़त देती है नई मांग पर विचार करने के लिए? अगर लक्ष्मण जी आप एक तरफ देखें तो भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो आज तक के सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन दूसरी ओर देखें कि रेवेन्यू जो है केंद्र सरकार का हो या राज्यों का हो वो लगातार गिर रहा है, क्योंकि 2 महीने एक तरह से देश बंद रहा, काम धंधे बंद रहे, और यही दबाव केंद्र की सरकार के ऊपर भी था कि राज्यों की मदद करनी। हमने 11,000 करोड़ रुपये आपदा राहत में उनको दिया पहले से, 92,077 करोड़ रुपये यानी कि 92,077 करोड़ रुपीज़ राज्यों को डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस के रूप में दिया, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में भी दिया। फिर उनका FRBM एक्ट में 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया, 4.25 लाख करोड़ रुपया राज्यों को ज़्यादा मिल पाएगा, और वेज एंड मील्स एडवांसेस को भी 60% बढ़ा दिया है। लेकिन केंद्र के पास पैसा नहीं आया, फिर भी हमने राज्यों की मदद करने का काम किया। मेरा सवाल है कि वो हमने कहाँ से पैसा लाएगा? इसलिए क्योंकि हमने 7,80,000 करोड़ रुपया साल के शुरू में रेज करने की बात कही थी, जिसको बढ़ाकर अब हमने 12 लाख करोड़ कर दिया है, यानी कि 4,20,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार इस वर्ष और रेज करेगी। ठीक है, इससे ताकि लोगों की मदद भी की जा सके, राज्यों की मदद भी की जा सके, और देश को आगे बढ़ाने का काम भी किया जा सके। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि क्या केवल 12 लाख करोड़ पे आप रुक जाएंगे, तो मुझे लगता है अभी कहना बहुत जल्दी होगा। आगे परिस्थितियाँ कैसी बनती हैं, कितने की और आवश्यकता पड़ती है, उस धन को कैसे जुटाया जाएगा। हम आज भी संकोच नहीं किया कि 7,80,000 करोड़ से बढ़ाकर 12 लाख करोड़ किया है। भविष्य में भी देश को जिस तरह की जरूरत होगी वैसे कदम आपके पास लेकिन पैसा रेज करने की गुंजाइश कहाँ कहाँ दिख रही है? एक तो आप मार्केट से बोरो कर रहे हैं, दूसरा हर तबके की तरफ से एक मांग ये आ रही है, सुझाव आ रहा है कि सरकार को अब अपने फिस्कल डेफिसिट को मोनेटाइज करना चाहिए। क्या इस पर भी हम विचार कर रहे हैं? ये विकल्प खुला हुआ है। देखिए, बहुत सारे विचार आते हैं, कोई कहता है नोट छाप देने चाहिए, कुछ और कहते हैं, सब लोग अपने अपने विचार देते हैं। लेकिन जब आप एक जिम्मेदार पोजीशन पर बैठे तो आपको ये भी देखना है कि आज तो संकट से लड़ना ही है, आज तो देश में जान भी बचानी है, जहान भी बचाना है, लेकिन भविष्य में आने वाले महीनों में ये कोरोना वायरस क्या रूप लेगा, देश को और क्या कदम उठाने पड़ सकते हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखकर काम करना है, और हम वो सब चीज़ें ध्यान में रख रहे हैं। इसलिए जो रिफॉर्म्स हम लोग लेकर आए हैं वो एक नया सेक्टर खोलने की बात की है, ताकि वहाँ पर विदेशी पूंजी निवेश आए, अपने लोग भी निवेश कर सकें और क्षेत्रों में भी कामकाज बढ़ सके। उस रिफॉर्म पे मैं आगे बातचीत करूंगा, लेकिन थोड़ा सा और स्पेसिफिक मैं आपसे समझना चाहूँ कि आपके इस 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के पास जिस तरह से फीडबैक आपको आया, तो अगर थोड़ा सा आप हिंट दे सकें कि आपको कहाँ लगता है कि अब कौन सा सेगमेंट है जहाँ पे अब आने वाले दिनों में हम फोकस करेंगे?
देखिए एक जैसे कि एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत डिमांड कर रहा है, एक्सपोर्ट सेक्टर डिमांड कर रहा है, एविएशन को हमने कुछ नहीं दिया, तो इस तरह से कुछ सेगमेंट हैं जो डिमांड कर रही है, लेकिन अभी तक हमने पूरा नहीं किया उसकी मांग को। देखिए सबसे पहले बंद होने वालों में भी रेस्टोरेंट, होटल, जिम्स, एविएशन, टूरिज्म से रिलेटेड, इन सबको, सिनेमास, इन सबको फर्क पड़ा और सबसे अंत में भी यही खुलने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस मार्केट, इनके ऊपर दबाव पड़ा है। हमने बहुत सारे सेक्टर्स खोले हैं जैसे जैसे हालात सुधरे हैं, आगे भी इनके लिए करेंगे। लेकिन दूसरा संकोच लोगों के मन में ये होता है, क्या ये जो 3 लाख करोड़ रुपया दिया गया, क्या ये केवल एमएसएमईज के लिए है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं। ये बिजनेसेस एंड एमएसएमईज, यानी कि बिजनेसेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज, छोटे कारोबारी हैं वो भी इसमें छोटे कारोबार, आप ट्रेडिंग करते हैं, छोटी दुकान है, बाकी व्यापार है, जहां तक आपकी 25 करोड़ तक की क्रेडिट फैसिलिटी है और 100 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है, तो आप सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें आपके रेस्टोरेंट वाले भी आ सकते हैं, होटल छोटे वाले भी आ सकते हैं, आपके टूरिज्म के बाकी सेक्टर्स वाले भी आ सकते हैं, और एविएशन, बड़ी एयरलाइंस नहीं आएंगी, लेकिन जो छोटे उनके स्टेक होल्डर्स हैं, उनके कंपोनेंट्स वाले, उन सबको भी। लेकिन इसमें मेरी एक सख्त आपत्ति ये है कि आप 20 लाख करोड़ रुपए जो 3 लाख करोड़ एमएसएमई को देने की बात कर रहे हैं, आप पैसा नहीं दे रहे हैं, आप उनको कर्ज दे रहे हैं, उसकी गारंटी आप दे रहे हैं। मैं अगर एमएसएमई हूं तो मैं क्यों कर्ज लूंगा अगर वो हमारा कारोबार नहीं चल रहा है, हमें अपने कारोबार का भविष्य नहीं दिख रहा है, तो हम क्यों इस कर्ज लेंगे? सबसे बड़ा सवाल उठता है। अब तो फिर ये 3 लाख करोड़ पैकेज का मतलब क्या रह जाएगा मेरे लिए? मुझे लगता है तो सोच को सकारात्मक रखना पड़ेगा। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया ने इसको ताकत के साथ लड़ा है और पॉजिटिव सोच के साथ लड़ा है, और यही बड़ी बात है कि भारत ने, अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे, जो दुनिया भर के 15 देश हैं जहां पर पॉजिटिव केसेस सबसे ज़्यादा हैं, उनके मुकाबले भारत की जनसंख्या एक बराबर है। तो इससे स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि वहां पर 83 टाइम्स ज़्यादा, यानी कि 83 गुना ज़्यादा मौतें हुई हैं, 34 गुना ज़्यादा वहां पर केसेस हुए भारत के मुकाबले। तो भारत ने कोविड से लड़ने के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए। अब अर्थव्यवस्था को वापस पटरी लाने के लिए भी हम समझ कर ही कदम उठा रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कोरोना वायरस के समय हमने किसी पर बोझ डाला कि आप गारंटी भी दो, कोलेट्रल भी दो, तब जाके बैंक आपको वर्किंग कैपिटल देगा। 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल, 100% भारत सरकार आपकी गारंटी दे रही है। 100% आपको केवल बैंक को बताना है, अगर आपकी 20 करोड़ की लिमिट है तो उसके बदले आपको 20% जो मिलेगा वर्किंग कैपिटल एडिशन, तो उसमें आपको क्या और हो सकता है, आप कितना लेना चाहते हो। और 6 महीने का मॉरेटोरियम हमने दिया है कि आपको अपने ब्याज की किस्तें ना देनी पड़े। 6 महीने के बाद भी अगर आप ना दे पाएँ, आप उसको टर्म लोन में कन्वर्ट कर दीजिए। ये सब सहूलियत इसलिए दी गई कि राहत दी जाए। फिर आपका टीडीएस हमने 25% कम कर दिया। इनकम टैक्स रिफंड हमने 16,84,000 लोगों को 26,242 करोड़ रुपया केवल 1.5 महीने के अंदर वापस किया। और तेजी से मैं इस सारे मुद्दों पे आ रहा हूँ, लेकिन मेरे सवाल का जवाब फिर से मैं अपने सवाल को दोहराऊंगा कि हम एमएसएमई आपसे पैसा क्यों लेंगे, कर्ज क्यों लेंगे जब हमारा कारोबार नहीं चल रहा है। टीडीएस आपने दिया, वो टीडीएस ऐसा नहीं कि टैक्स में आपने छूट दिया, टैक्स जो हम लोग एडवांस चुकाते हैं उसमें आपने डेफरमेंट कर दिया, चलो जी अभी टैक्स मत दो। टीडीएस मतलब ऐसा नहीं कि हम टैक्स में रियायत हम दे रहे हैं आपको। दूसरा, आप जो दूसरे रिफंड कर रहे हैं, रिफंड हमारा पैसा था जो आपने दिया, सरकार ने अपनी झोली से कुछ नहीं दिया है। और जो आप कर्ज भी दे रहे हैं वो भी कर्ज दे रहे हैं हमें नया कारोबार शुरू करने के लिए, ऐसे समय में जब हम अपने कारोबार को फैलाना नहीं चाह रहे हैं। मैं आपको इसमें और थोड़ा सा इस पर जानकारी जोड़ना चाहूँगा। देखिए, जब फसल का सीज़न चल रहा था, लगभग 75,000 करोड़ रुपये हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों को दिया उनकी खरीद करने के लिए। 86,000 करोड़ के नए उनको कर्जे दिला दिए। जो 4.25 लाख करोड़ रुपया किसान ने लेकर रखा था उसकी भी हमने किस्तों को 6 महीने तक एक्सटेंड करवा दिया। साथ ही साथ हमने 20.5 करोड़ जनधन खातों में 41,000 करोड़ रुपया मात्र 1.5 महीने के अंदर ट्रांसफ़र किया। पीएम किसान की 18,000 करोड़ रुपया जो आपको जून अंत में जाकर मिलना था, हमने उसको अप्रैल के पहले हफ्ते में एडवांस में आकर दे दिया। 2 करोड़ 82 लाख वृद्ध, विधवा, दिव्यांग को 2800 करोड़ रुपये हमने उनके खाते में डालकर उनकी मदद की। ऐसे करते करते ईपीएफ का 24% पैसा जो काम करने वाले और काम देने वाले दोनों का हमने खातों में डाला। बिजनेस जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन फंड है उसको, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, ये सब हमने इस्तेमाल करने के लिए 60,000 करोड़ की अनुमति दे दी। मनरेगा को हमने, जहाँ
यूपीए के समय 30,000 करोड़ खर्च होता था, 1,00,000 करोड़ रुपए उसमें खर्च करने जा रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिल सकें और उनके आय के साधन बने। दिहाड़ी भी हमने 182 से 202 बढ़ा दी। तो सारा कैश कंपोनेंट एक तरह से क्या है, जैसे कैश कंपोनेंट जो उधर गया उसको आप काउंट कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इससे अलग हट के मुद्दा मैं पूछूंगा कि हम एक समय में जब राहत पैकेज का ऐलान कर रहे थे उस वक्त तात्कालिक ज़रूरत क्या थी? मेरे हिसाब से, एक आम आदमी के हिसाब से तात्कालिक ज़रूरत ये थी जो माइग्रेंट वर्कर सड़कों से चलकर अपने घर जा रहे हैं उनको पहुंचाना, जो बेरोजगार माइग्रेंट वर्कर हैं उनके पास पैसा देना, राशन पानी पहुंचाना। ऐसे समय में इन सब पे फोकस करने के बजाय हम ऐलान कर रहे थे रिफॉर्म का, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का, हम एरोस्पेस में रिफॉर्म की बात कर रहे थे, हम ऐसे कानून में रिफॉर्म की बात कर रहे थे जिसपे सालों से अटके पड़े हैं। तो आपको लगता है तो रिफॉर्म की बात सही थी, लेकिन टाइमिंग गलत था सरकार को इस तरह के रिफॉर्म, बड़े रिफॉर्म ऐलान करने की, जबकि ज़रूरत थी हमें तात्कालिक कुछ राहत पहुँचाने की? मुझे लगता है इस पर दोनों बातें हुई। पहला जो मैंने अभी गिनाया कि सबके खाते में पैसा डाला, 41 करोड़ खातों में 52,608 करोड़ रुपया डाला। ये एक फिगर आपको अलग बता रहा हूँ। इसके अलावा जब राज्यों के पास पैसे की आवश्यकता थी, हमने केंद्र से दिया, हालांकि हमारी अपनी आय नहीं हो रही थी, हमारे पास टैक्सेस नहीं आ रहे थे, हमने फिर भी राज्यों को आपदा राहत के लिए पैसा दिया, वेज एंड मीन्स एडवांसेस बढ़ाए, अपने टैक्सेस ना आने के बावजूद भी उनको पैसा 92,000 करोड़ से ज़्यादा दिया, हमने ये भी किया। लेकिन अगर देश को आगे बढ़ना है तो रिफॉर्म्स क्यों चाहिए? किसान जो पिसता था, जंजीरों में जकड़ा रहता था, इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट और एपीएमसी एक्ट के कारण उसको जंजीरों से मुक्त किया है, देश में कहीं सामान बेच सकता है। 1,00,000 करोड़ रुपया उसके आधारभूत ढांचा कृषि क्षेत्र में बनाने के लिए उसके लिए सैंक्शन किया है। बी कीपिंग से लेकर मछली पालने से लेकर दूध पालने वाले के लिए अलग अलग योजनाएं लाई। इससे अगर हमारा फिशरीज एक्सपोर्ट 1,00,000 करोड़ का होता है, दुगना हो जाता है, तो इससे आपको बल मिलेगा, क्यों ना करें। हमारे फिशरमैन डीप सी में जाके क्यों ना मछली पकड़ें और दुनिया भर में निर्यात करें या अपने देश की मांग को पूरा करें। इससे आपको आय के साधन मिलेंगे। बॉक्साइट और कोल, इसकी इकट्ठी नीलामी होगी तो आपकी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को फायदा। चलिए मैं आपकी बात को समझ गया। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि ये जो ऐलान किया आपने, ठीक है आप रिफॉर्म का ऐलान किया, मैं इससे सहमत हूँ कि ज़रूरत थी, लेकिन ये ऐलान ज़मीन पर लागू हो पाएंगे इसकी गारंटी क्यों, कैसे है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एपीएमसी एक्ट में रिफॉर्म करने की बात हम सालों से करते आ रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मेरा पहले साल से ये कह रहे हैं कि राज्यों को एपीएमसी एक्ट बदलना चाहिए। अब हम मॉडल कानून लेकर आ रहे हैं, इसको राज्य मानेंगे कि नहीं मानेंगे? लेबर रिफॉर्म पर आपने सरकार की मंशा क्या है ये बताइए आपने, उसके बाद ही देखिए कितने ज़्यादा विरोध शुरू हो गए। तो ये जो रिफॉर्म आपने मन से कहा वो जमीन पर उतरेगा, इसकी गारंटी क्या है? पहली बात तो पिछले सवाल का क्योंकि जवाब बीच में रह गया, तो जो मजदूर हमारे वापस आ रहे हैं उनके लिए भी ट्रेन का प्रबंध केंद्र सरकार ने किया, 85% पैसा केंद्र सरकार ने खर्चा, भोजन और पानी की व्यवस्था मुफ्त में केंद्र सरकार ने की, और वापस आने पर दिहाड़ी मिले तो मनरेगा के लिए 1,00,000 करोड़ का बजट भी किया, और 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को राशन का प्रावधान भी केंद्र सरकार ने किया। वहीं पर 80 करोड़ देश के गरीब लोगों के लिए 5-5 किलो अनाज यानी कि गेहूं या चावल प्रति माह प्रति व्यक्ति देने का काम किया, और 1 किलो दाल भी किया। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम दूसरा काम नहीं करते, कैश भी डाल रहे थे, अनाज भी दे रहे थे, लेकिन साथ ही साथ जो देश को आवश्यकता थी इस संकट की घड़ी से निकलकर नए अवसर पाने के लिए, हमने वो भी किया। हालांकि ये बात अलग थी कि इस करने के बावजूद सड़कों पर पैदल चलने वाले माइग्रेंट लेबर की लाइन लगी रही। जो अनाज आप देने की बात करें तो अनाज अपने घर पहुंच के या फिर अपने जहां शहर में वहां मिलेगा, सड़कों पर तो अनाज मिलेगा नहीं। जो तत्काल राहत थी वो उनको उतनी नहीं मिली जितना उनको अपेक्षित थी, क्योंकि हिंदुस्तान में संघीय ढांचे में राज्यों का बहुत बड़ा रोल है। फेडरल स्ट्रक्चर में हमने राशन राज्य की सरकारों को दिया, आगे वितरित उनको करना है। जो काम करने वाला आपके ऐलान के बाद भी ये लोगों तक पहुंच पाएगा, इसकी गारंटी क्या होती है? क्योंकि संघीय ढांचे में रहते हैं हम, और ऐसे में हमें ऐसे ऐलान करने चाहिए जो वाकई तत्काल राहत मिल पाए। यही वजह है कि मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, कृषि क्षेत्र में रिफॉर्म, एपीएमसी एक्ट में रिफॉर्म, लेबर रिफॉर्म, ये सब राज्य लागू करेंगे, इसकी गारंटी क्या है? ये इसलिए होगा क्योंकि लोगों की मांग है। जो 20-30 वर्षों से इंतजार कर रहे थे उनके चेहरे पर खुशी है, और यही हमें लाभ होने वाला है कि किसान जिस राज्य में नहीं होगा और दूसरे राज्य का किसान ज़्यादा कमा रहा होगा तो अपने आप उस राज्य में मांग खड़ी होगी। जिस राज्य में लेबर रिफॉर्म्स करके इंडस्ट्री आ रही होगी
और दूसरे में कमी आ रही होगी तो उस राज्य में मांग खड़ी होगी। आपसे मैं डेडलाइन पूछूं सर कि ये पीएमसी एक्ट की जगह नया कानून जो लाने जा रहे हैं हम, इसमें कब तक आपको लगता है कि ये ज़मीन पर उतर जाएगा? कुछ आपके डेडलाइन, कुछ आपने टारगेट फिक्स किया? मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहूँ, हाँ। कुछ चैनल्स ने दिखाया कि 3 लाख करोड़ तो मोदी सरकार ने दिया, बैंक देंगे कि नहीं देंगे। हमने रविवार को घोषणाएं खत्म की, बुधवार को कैबिनेट ने पास कर दिया, शुक्रवार को हम लोगों ने सभी पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ मीटिंग कर ली कि लोगों को पैसा वितरित करना शुरू कीजिए और इसको 9.25% से कम ब्याज पर दीजिए, उससे भी और कम कितना कर सकते हैं उस पर कीजिए, और 1 जून को रिपोर्टिंग करिए कि कितना पैसा दिया। इसी तरह से ही एपीएमसी एक्ट को लेकर बहुत सारे राज्यों ने बदलाव किए, लेबर्स को लेकर बहुत सारे लोगों ने रिफॉर्म्स किए। ये राज्यों ने अपने आप ही इन परिस्थितियों को देखकर भविष्य के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कुछ जगह विरोध होगा, लेकिन पूरे देश में, इतने बड़े देश में, चलिए, मुझे लग गया कि बहुत आशावादी आदमी है। Honey, I brought the market home. Stock, commodity, mutual fund, all on tap to track or trade in the small little app. I buy, sell, and trade with one click, faster than you can even blink. Rays of live news, views, prices on my phone. Days of paper, PC, and TV are bygone. Honey, can you bring the supermarket home too? Download the IIFL Markets app now. Investments in securities market are subject to market risk. Please read all the documents carefully before investing. आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे कीजिए अपनी कमाई के नाम, बनाए दमदार स्ट्रैटेजी मार्केट के जाने माने चेहरों के साथ। जानिए किन स्टॉक्स में हो रहा है ब्रेकआउट। 75,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं और यहाँ पर आपको एक बेहतरीन ब्रेकआउट नजर आता हुआ। और कौन से स्टॉक्स बनाएंगे आपको मालामाल। रिकवरी का मूड मेटल स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, तो इस पे खास तौर पर नजर रखिए। देखिए आखिरी सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, इंडियाज नंबर 1 एडिबल ऑयल, और अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉटलाइन। शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। ये 9,180 और 9,200 का जोन बहुत सुटेबल रहेगा। FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें। अपने स्टॉप लॉसेस रखिए 470 के नीचे। स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। डे ट्रेड्स को थिन रखें, क्वांटिटी को थिन रखें, ये अब तक की अप्रोच है। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। आइए बढ़ाएं कदम और साथ ले चले देश को नई ऊंचाइयों की ओर। स्वाभिमान भारत नेटवर्क 18 की मुहिम। पहली चाल, शानदार रणनीति, बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी, जब तैयारी होगी पूरी। देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सॉफ्ट रोटी का वादा, और SMC मनी वाइज बी वाइज। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 57.52 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क।
आपने विनिवेश के मोर्चे पे एक बड़ा ऐलान किया कि अधिकांश कंपनियों में हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे स्ट्रेटेजिक सेक्टर को छोड़ करके। इसमें दो सवाल है। पहला सवाल ये कि करीब 3 साल हो चुके हैं, 28 कंपनियों में विनिवेश का सैद्धांतिक फैसला लिया जा चुका, मुश्किल से 5 कंपनियों में विनिवेश हुआ। एयर इंडिया 3 साल से लटका पड़ा हुआ है। जब इतना सारा आप नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में सारी कंपनियों को प्राइवेटाइज करने का ऐलान कितना व्यवहारिक है? देखिए, व्यवहारिक इसलिए भी है, एयर इंडिया की एक अपनी दिक्कत है, उसको दूर किया गया। अब जब सब कुछ ठीक हुआ तो कोरोना वायरस आ गया। बीपीसीएल है, बहुत सारे लोग इच्छुक थे, लेकिन कोरोना वायरस आ गया। ये ना आपके हाथ में था ना मेरे हाथ में था। लेकिन आप ये कहेंगे कि उस समय तक और कदम ना उठाएं, तो इसलिए कहा गया कि राष्ट्रहित, राष्ट्र सुरक्षा और जनहित को देखकर स्ट्रैटेजिक सेक्टर तय कर दिया जाएगा और बाकी को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। और स्ट्रैटेजिक सेक्टर में भी एक कंपनी मिनिमम और मैक्सिमम 4 कंपनियां रहेंगी, बाकियों को भी प्राइवेटाइज कर देंगे। इससे विदेशी निवेश आएगा, घरेलू निवेश भी आएगा और बहुत सारे सेक्टर्स में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। तो इस ऐलान का कोई टाइम फ्रेम बताएंगे आप? देखिए, हम तो जल्द से जल्द करना चाहते हैं, लेकिन कल तक जो आपका चैनल तय करता होगा कि इस तरह का रुख होगा। मार्च के बाद तो आपको भी पिछले 2 महीने में देखने को मिला होगा कि कुछ भी आप कहते हैं उसमें हर तीसरे दिन बदलाव हो जाता है। जब तक लोगों के मन में वो डर नहीं चला जाता, दुनिया भर से संकट की स्थिति नहीं हट जाती, तब तक किसी के लिए भी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन ये समय में आप अपना पेपर वर्क कर सकते हैं, आप तैयारी करके रख सकते हैं कि जैसे परिस्थितियां ठीक होंगी, जो लोग इनमें निवेश करना चाहते हैं, जो इनको खरीदना चाहते हैं, वो आगे आए। तो अभी माहौल है कि विनिवेश के मोर्चे पर हम धीरे धीरे कदम बढ़ाएं? हमने बड़ा स्पष्ट किया कि हम सही मार्केट का समय देखकर, जब दाम सही मिल रहा होगा तब इसको करेंगे। लेकिन उसमें भी एक लंबी प्रक्रिया है। आपने अगर बीपीसीएल का कहा होगा तो उसमें 1.5-2 साल लग गए। एयर इंडिया का 3 साल पहले का होगा तो इतना लंबा समय लग गया। तो बहुत सारी कंपनियों में कम समय लगेगा, कईयों में ज्यादा समय भी लगेगा। इसमें स्ट्रेटेजिक सेक्टर का मतलब क्या हुआ? किस सेक्टर को आप लोग स्ट्रेटेजिक सेक्टर मानते हैं? मैंने जैसे कहा कि जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, डिफेंस, राष्ट्र हित और जनहित, इन सब को देखकर तय किया जाएगा। तो लिस्ट कब तक जारी कर देंगे आप स्ट्रेटेजिक सेक्टर? जल्द से जल्द कर दी जाएगी। एक दूसरा मुद्दा है वो इक्विटी मार्केट का। मुझे याद है कि पिछले साल प्रधानमंत्री ने खुद न्यूयॉर्क में कहा था कि इक्विटी मार्केट में टैक्सेशन स्ट्रक्चर में बदलाव करेंगे। बजट के बाद भी हम लोगों ने सवाल पूछा तो पता चला कि अभी इक्विटी मार्केट में टैक्स हैं, कितने कलेक्शन हो रहे हैं LTCG से, वो मुझे पता नहीं चल रहा है। जब पता चलेगा तब हम इस पर कॉल लेंगे। तो क्या इस राहत पैकेज की घोषणा के दौरान सरकार ने इस पर विचार किया कि इक्विटी मार्केट में टैक्सेशन स्ट्रक्चर को बदलाव करना चाहिए, या फिर इस पर कोई सरकार विचार कर रही है? लक्ष्मण जी, बहुत सारे सुझाव आए, जिनमें से एक ये भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे विचार आए कि यहाँ पे टैक्स में छूट दीजिए, यहाँ पे टैक्स में और राहत कर दीजिए। लेकिन आप देखिए, हमने एक के बाद दूसरा कदम उठाया। चाहे पहले कॉर्पोरेट टैक्स रेट का था, जिसको 30% से 15% किया ताकि और निवेश आ सके। फिर जो घरेलू इंडस्ट्री थी उसका टैक्सेशन को कम किया, इंडिविजुअल टैक्स रेट को उससे पहले कम किया। तो हम आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर काम हो सके और एक कहीं ना कहीं 10 साल तक एक जैसे टैक्स सिस्टम हो। इसकी लोग कल्पना करते हैं कि वो हो कि आपको पता हो जब आप निवेश कर रहे हैं तो अगले 5 साल 10 साल आपका यही टैक्स सिस्टम। मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक पूछूंगा, मुझे लगता है संवेदनशील है इसलिए बहुत खुलकर नहीं बोल रहे हैं। क्या सरकार इक्विटी मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स में किसी भी तरह की बदलाव या रियायत करने पर विचार कर रही है? जब भी सरकार उस पर मन बना लेगी या कोई बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी या विचार करने का निर्णय कर लेगी तो विचाराधीन है कि नहीं है? तो आपके माध्यम से देश को बता दिया जाए। विचाराधीन है कि नहीं है? बहुत सारी चीजें विचाराधीन होती हैं, लेकिन उसकी चर्चा स्टूडियोज में नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल वो ये है कि जिस तरह का दबाव वित्तीय स्थिति पर पड़ा हुआ है, ऐसे में सरकार फिस्कल डेफिसिट को लेके कितनी ज़्यादा चिंतित है? कई लोगों ने ये कहा कि रेटिंग एजेंसियों का डर सरकार के ऊपर, इसलिए सरकार बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाना नहीं चाहती है। ये डर वाकई में है क्या, या फिर नहीं है तो सरकार किस तरह से उदारवादी रुख अपना रही इस मोर्चे पर? देखिए, फिस्कल डिसिप्लिन में हम लोग विश्वास रखते हैं और यही कारण है कि 2014 से 2019 तक लगातार फिस्कल डेफिसिट को हम लोगों ने कम किया। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब देश में और पैसे की आवश्यकता है, तब आपको ये देखना है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। आपको लोगों की जान भी बचानी है, आधारभूत ढांचे और कई सेक्टर्स में आपको निवेश भी सरकार को और बढ़ाना है। जहाँ पे ज़रूरत हो आपको लोगों की मदद या इंडस्ट्री की मदद करने के लिए भी आगे आना है।
तो आप केवल फिजिकल डिसिप्लिन को देखकर नहीं चल सकते, आपको भविष्य को देखकर भी निवेश करना होगा। और जहाँ तक रेटिंग एजेंसीज की बात है, हिंदुस्तान के लिए रेटिंग एजेंसीज कोई अलग नहीं होंगी। पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है, जो बाकियों पर लागू होगा वही भारत पर होगा, तो इससे डरना क्या है? आपने कुछ मन बनाया है सरकार के भीतर के फिस्कल डेफिसिट को कितना ज़्यादा हम लोग ब्रीच कर सकते हैं? कुछ एक टारगेट रखा है? देखिए, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि फरवरी महीने में आपने बजट दिया हो और मई के शुरुआत में आपको उसी में 7,80,000 करोड़ से बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए पे कर्ज लेने की बात करनी पड़े। अगले 3 महीनों में क्या होने वाला है? ये जो इंडस्ट्री शुरू हुई, हो सकता है और गति पकड़े, डिमांड हमारी एकदम से और ज़्यादा बढ़ जाए क्योंकि लोग भी वापस सिस्टम में आ रहे हैं। तो एक वो दिखता है। दूसरा है कि कोई बहुत जल्दी कोरोना वायरस का ठीक करने का उपचार कोई निकल आए, वैक्सीन निकल आए, कोई और तरीका निकल आए, तो बहुत लोगों में एक और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमें इसके साथ लड़ना भी पड़ेगा तो साथ साथ आत्मविश्वास, आत्मबल भी बनाए रखना होगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सब कुछ बहुत आवश्यक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका धन्यवाद।